हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉल ऑफ केमिस्ट्री फॉर यू पर। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन को फिनिश कर दिया है। हर एक वीडियो लेक्चर के लास्ट में आप लोगों को NTSE ओलंपियाड या फिर बोर्ड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी डिस्कस कर चुका हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट को। तो यहाँ पर आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है वो बेसिकली रहने वाला है एसिड के ऊपर। तो आइए डिटेल स्टडी कर लेते हैं एसिड की। सबसे पहली बात बेटे, जो एसिड होता है, एसिड आपका एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है जो कि है एसिडस। क्या है बेटे? एसिडस। एसिडस का मतलब होता है सोर टू टेस्ट। क्या मतलब होता है बेटे? सोर टू टेस्ट। अब जरा समझिएगा बेटे, ये लैटिन वर्ड क्या एक्सप्लेन करता है कि वो सभी सब्सटेंस जिनका स्वाद खट्टा हो वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? एसिड के अंदर। तो डेली लाइफ में बहुत सारे फ्रूट्स या वेजिटेबल ऐसे भी हैं जो कि आपके इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल बेटे, जैसे लेमन हुआ, टोमेटो हुए, ये स्वाद में कैसे होते हैं? सोर होते हैं। तो इस वजह से इनको किस कैटेगरी के अंदर रखते हैं? एसिड के अंदर। कुछ एक और प्रॉपर्टीज भी होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटे, यहाँ पर हमारे पास दो तरीके के लिटमस पेपर होते हैं। क्या होते हैं? लिटमस पेपर होते हैं। एक आपका रेड लिटमस पेपर होता है और एक आपका ब्लू लिटमस पेपर होता है। तो दो तरीके के आपके लिटमस पेपर होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है बेटे, यहाँ पर लिटमस पेपर की हेल्प से हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस आपका एसिड की कैटेगरी में आता है, कौन सा सब्सटेंस आपका बेस की कैटेगरी में आता है। तो आपको ध्यान रखना है छोटी सी बात, वो सभी सब्सटेंस जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर के अंदर कन्वर्ट करते हैं वो सारे हमारे बेस होते हैं। क्या होते हैं बेटे? बेस होते हैं। और वो सारे सब्सटेंस जो हमारे ब्लू लिटमस पेपर को रेड के अंदर कन्वर्ट करते हैं वो सभी क्या होते हैं? एसिड होते हैं। तो आपको बेसिकली एक छोटी सी चीज याद रखनी है, एसिड की जो दूसरी प्रॉपर्टी निकल के आई है वो प्रॉपर्टी ये निकल के आई है कि एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर यानी कि उसका कलर जो होगा वो ब्लू से कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा, उसके अंदर चेंज करते हैं। ठीक है बेटे। उसके बाद अगर मैं और थोड़ा सा डीपली चलूं, जो पीएच वैल्यू होती है एसिड की वो हमेशा लेस देन 7 होती है। ठीक है बेटे। पीएच क्या होती है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये पूछा जा सकता है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ पीएच। तो पीएच की फुल फॉर्म होती है बेटे पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, एक अलग से लेक्चर भी बनेगा पीएच के ऊपर, लेकिन अभी के लिए इतना ध्यान रखना है कि जो एसिड होते हैं एसिड की पीएच लेस देन 7 होती है। और क्या क्या है बेटे प्रॉपर्टी? दीज आर कोरोसिव टू स्किन। इस चीज को जरा समझिए बेटे, अगर स्किन के ऊपर क्या हो जाए, कोई एसिड डल जाए, अगर वो कंसंट्रेटेड है, ठीक है, कंसंट्रेट दो तरीके के एसिड होते हैं, एक कंसंट्रेटेड एक डाइल्यूट। थोड़ा सा लास्ट में मैं आपको डिस्कस करूंगा कि क्या होते हैं। अभी के लिए समझो बेटे, जब भी कोई कंसंट्रेटेड एसिड आपका स्किन के ऊपर गिर जाता है तो स्किन पर क्या होती है बेटे? बर्निंग होती है। क्या होती है? बर्निंग होती है। तो यानी कि एसिड जो होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, इसलिए हर एक एसिड को टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है बेटे, ध्यान रखना, हर एक एसिड को हमें टेस्ट नहीं करना चाहिए। तो कैसे हम लोग किसी भी सब्सटेंस को बोल पाएंगे कि ये सब्सटेंस हमारा एसिड होता है? तो एसिड को डिफाइन करने के लिए बहुत सारी डेफिनेशंस टाइम टू टाइम दी गई, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो निकल के आए वो हमारे 3 कॉन्सेप्ट निकल के आए। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है बेटे वो है हमारा आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। क्या है बेटे? आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। सेकंड जो हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आया वो आया ब्रोंस्टेड लॉवरी कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट है ब्रोंस्टेड एंड लॉवरी कॉन्सेप्ट। और तीसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा। तो 3 तरीके के ये हमारे कॉन्सेप्ट है। तो 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से, है ना। सबसे पहली बात, आर्हीनियस की अगर मैं बात करूं तो आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट हमेशा लगेगा कहां? एक्वस सॉल्यूशन पे। कहां लगेगा बेटे? एक्वस सॉल्यूशन पे। आपके सिलेबस के अंदर आर्हीनियस का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझना काफी जरूरी है। अगर आप इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझोगे तभी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाएगा।
वो मैं बता देता हूँ क्या कारण है। अभी थोड़ा सा रुकिए आप। आर्हीनियस का जो कॉन्सेप्ट होता है, पहली बात क्या बेटे, एक्वस सॉल्यूशन पे लगता है। तो आर्हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में जाने पर H+ आयन रिलीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटे, H+ आयन रिलीज कर देते हैं। तो आर्हीनियस के अकॉर्डिंग जो भी सब्सटेंस H+ डोनर है वो आपका क्या होगा, एसिड होगा। और जो सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन में जाने पे हाइड्रोक्साइड आयन या OH- आयन को डोनेट कर देता है वो आपका क्या होगा, बेस होगा। क्या होगा बेटे, बेस होगा। तो आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, those substances which releases H+ ion in aqueous solution are called acid, while those releases hydroxide ion in an aqueous solution are called base। तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए बेटे HCl की रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ। किसके साथ करवाते हैं, वाटर के साथ। तो यहाँ पर HCl जो होगा ये अपना H+ आयन जो है वो इस वाटर को दे देगा और यहाँ पर बना देगा हाइड्रोक्सोनियम आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन। ये क्या होता है बेटे, या तो हाइड्रोनियम आयन या फिर इसी को बोल दिया जाता है हाइड्रोक्सोनियम आयन। तो आपको ध्यान रखना है, एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में जाने पर हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन करते हैं। किसके अकॉर्डिंग बेटे, आर्हीनियस के अकॉर्डिंग। तो एक बेस का एग्जांपल भी ले लेते हैं। NaOH की रिएक्शन जब हम वाटर से कराते हैं तो ये आपका वाटर में जाने के बाद आयनाइज हो जाता है Na+ और OH- के अंदर, और यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आपका क्या रिलीज कर देगा, OH आयन। ठीक है, अगर आप वाटर नहीं लिखना चाहते तो आप इजीली यहाँ पर एक्वस मेंशन कर सकते हो, तो वो भी आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो ये होता है बेटे आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट। आर्हीनियस ने क्या बोला कि मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा एक्वस सॉल्यूशन के लिए होगा। एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन को डोनेट कर देते हो। बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन को रिलीज कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बेटे, क्यों ये दोनों कॉन्सेप्ट जरूरी हैं आपको समझने के लिए। तो बढ़ते हैं बेटे ब्रोंस्टेन-लोवरी कॉन्सेप्ट की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं बेटे, ब्रोंस्टेन-लोवरी कॉन्सेप्ट की तरफ। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप लोग सपोज कीजिए बेटे मैं रिएक्शन करवा रहा हूं किसकी, NH3+ HCl की। एक साइड मैंने अमोनिया ले लिया, यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन क्लोराइड ले लिया या हाइड्रोक्लोराइड ले लिया। ठीक है, तो HCl आपका क्या है, एसिड है। आप देख चुके हो किसके अकॉर्डिंग, आर्हीनियस के अकॉर्डिंग। अब आप देखिएगा यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बनेगा NH4+ Cl-। अब फिर से डेफिनेशन पे आइए बेटे, यहाँ पर देखिए HCl ने क्या किया, अपना H+ आयन डोनेट किया किसको, अमोनिया को। तो HCl आपका किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह। अब आर्हीनियस कहता था बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो OH- आयन को रिलीज करते हो, लेकिन यहाँ पर क्या अमोनिया के पास OH आयन है, नहीं है ना बेटे। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। इस वजह से हमें पढ़ना पड़ा ब्रोंस्टेन-लोवरी कॉन्सेप्ट को। तो ब्रोंस्टेन-लोवरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं, इसको भी ध्यान से समझिएगा बेटे। एसिड जो होते हैं आर्हीनियस के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, H+ आयन डोनर। जो सेम आर्हीनियस ने बोला था वही बोला किसने, ब्रोंस्टेन ने। लेकिन डिफरेंस कहाँ आया, जब हमने बेस को डिफाइन किया। तो आर्हीनियस के अकॉर्डिंग बेस क्या था बेटे, जो एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन रिलीज कर दे। जबकि यहाँ पर ब्रोंस्टेन-लोवरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बेस वो सब्सटेंस होता है जो किसी भी एसिड ने जो H+ आयन डोनेट किया है उसको क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। तो ब्रोंस्टेन-लोवरी के अकॉर्डिंग H+ आयन एक्सेप्ट करने वाला सब्सटेंस आपका क्या होगा, बेस होगा। ठीक है बेटे, क्लियर है ना आपको दोनों थ्योरियां। अब बढ़ते हैं तीसरी थ्योरी की तरफ जो कि है हमारी लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। इसको भी जरा ध्यान से समझिए बेटे, इसको भी एक एग्जांपल से ही समझेंगे। अब सपोज कीजिए बेटे मैंने रिएक्शन करवाई अमोनिया की विद BF3। क्या बेटे, BF3। तो यहाँ पर इन दोनों सब्सटेंस में कहीं आपको H+ आयन मिल रहा है बेटे, नहीं दिख रहा ना। तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि ये आपका एसिड है या बेस है, क्या है ना। तो यहाँ पर जो लुईस था उसने कॉन्सेप्ट दिया बेटे। जैसे अमोनिया का स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, अमोनिया के पास
यहाँ पर देखिएगा इस तरीके का यहाँ पर ज्योमेट्री होता है। आप लोग देखिएगा ध्यान से, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटे? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉनों में से 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ कर रहे हैं बेटे? हाइड्रोजन के साथ। जबकि एक पेयर है इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्ट्रक्चर को, है ना। ये जो आपका इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये कभी भी बॉन्ड नहीं बनाता है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, इस नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है लोन पेयर। क्या बोला जाता है बेटे? लोन पेयर। यानी कि लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो अमोनिया होता है, अमोनिया के नाइट्रोजन के ऊपर जो ये लोन पेयर होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है BF3 को। BF3 के पास क्या होता है बेटे? वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, खाली जगह होती है। ये आसानी से इन इलेक्ट्रॉन पेयरों को ले लेता है। इस वजह से यहाँ पर एक तो आपका हो गया लोन पेयर डोनर और दूसरा आपका हो गया लोन पेयर एक्सेप्टर। क्लियर बेटे? तो लुईस के अकॉर्डिंग आपका एसिड जो होता है वो हमेशा लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाला होता है और बेस जो होता है वो हमेशा लोन पेयर डोनेट करने वाला होता है। तो यहाँ पर तीनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। मैं फटाफट से एक बार बता देता हूँ। आर्हेनियस ने क्या बोला, ब्रोंस्टेड ने क्या बोला और लुईस ने क्या बोला। तो तीनों को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आर्हेनियस ने बोला कि एसिड जो होता है वो सब्सटेंस होता है जो H+ आयन डोनेट करे, यानी कि H+ डोनर क्या होगा? एसिड। तो बेस कौन होगा भाई? जो OH- आयन को एक्वस सॉल्यूशन में डोनेट करता हो, यानी कि OH- आयन डोनर हो। ठीक है बेटे। उसके बाद कौन सा है? ब्रोंस्टेड लोवरी कॉन्सेप्ट। क्या है बेटे? ब्रोंस्टेड लोवरी कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर आपका एसिड जो होगा वो यहाँ पर सेम आर्हेनियस के जैसे H+ आयन डोनर होगा, जबकि बेस जो होगा वो H+ आयन को एक्सेप्ट करने वाला, यानी कि H+ एक्सेप्टर जो होगा वो आपका बेस होगा। और तीसरी जो हमारी थ्योरी है लुईस एसिड बेस, तो इसके अकॉर्डिंग बेटे जो भी आपका एसिड होगा वो हमेशा लोन पेयर एक्सेप्टर होगा और जो बेस होगा, बेस आपका लोन पेयर डोनर होगा। तो आई थिंक आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से हमें एसिड को डिफाइन करना है। तो अब बढ़ते हैं बेटे एसिड की क्लासिफिकेशन के ऊपर कि किस तरीके से हम लोग एसिड को क्लासिफाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है बेटे, आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है। क्वेश्चन बन सकता है और क्वेश्चन आते भी हैं भाई। ठीक है, हाँ चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन छोड़ो, आज तो बिल्कुल आदि मानव लग रहे हो हैं। क्या बात, दाढ़ी दूढ़ी भी नहीं कटवा रखी भाई, कोरोना हो जाएगा है ना घर पे ही रहने का। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं बेटे। सबसे पहली बात, एसिड को कितने तरीके से क्लासिफाई करा जा सकता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, एसिड को हम लोग 4 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला जो क्राइटेरिया है बेटे वो है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सेकंड जो हमारा क्राइटेरिया है वो है बेटे ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होती है डिटेल में अभी डिस्कस कर लेंगे। तीसरा जो हमारा क्राइटेरिया है बेटे वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। क्या है बेटे? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। और लास्ट जो हमारा क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो 4 तरीके से हम लोग एसिड को क्लासिफाई कर देते हैं। आइए फटाफट से देख लेते हैं, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट है बेटे, क्वेश्चन जो है बार बार आते ही आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है। सबसे पहले हम देखते हैं बेटे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स के बेसिस पे एसिड के कितने टाइप होते हैं? तो सोर्स के बेसिस पे बेटे एसिड जो होता है वो 2 टाइप का होता है। पहला जो होता है वो हमारा होगा मिनरल एसिड, या फिर इन्हीं को बोल दिया जाता है इनऑर्गेनिक एसिड। क्या बोल दिया जाता है बेटे? मिनरल एसिड या फिर इनऑर्गेनिक एसिड। दूसरा जो हमारा एसिड का टाइप है वो है हमारा ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है बेटे, तो दोनों की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद एग्जांपल देखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं आप लोगों के लिए। तो सबसे पहली बात बेटे, मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड, नाम से ही पता चल रहा है ऐसे एसिड जो हमें ऑब्टेन होते हैं जिनका सोर्स क्या है बेटे? मिनरल्स। तो मिनरल एसिड किससे ऑब्टेन होते हैं बेटे? फ्रॉम मिनरल्स।
तो आप लोगों को डिफाइन जब करना तो बोलना है द सोर्स ऑफ एसिड आर मिनरल्स। ऑर्गेनिक एसिड हमेशा किससे ऑब्टेन होते हैं बेटे? प्लांट्स और एनिमल्स से। किससे होते हैं बेटे? प्लांट या फिर एनिमल्स से। ठीक है, क्लियर है बेटे? तो आइए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, फटाफट से एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनऑर्गेनिक एसिड को। इनऑर्गेनिक एसिड वो एसिड होते हैं जो हमें मिलते हैं कहां से? कहां से मिलते हैं बेटे? मिनरल से। कहां से मिलते हैं? मिनरल से। तो सबसे पहला जो हमारा एसिड आता है इस कैटेगरी के अंदर वो आता है HCl। क्या आता है बेटे? HCl। क्या होता है HCl? हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कहाँ इसका यूज होता है या फिर कहाँ कहाँ से ये हमें मिल जाता है। ये सारी चीजें हम जो भी एग्जाम्पल में अभी लिखने वाला हूँ सबके हमें देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं HCl की। HCl का यूज कहाँ होता है बेटा? इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन साल्ट। क्या बेटे? कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट जो होता है उसके प्यूरिफिकेशन के अंदर हमारा HCl का यूज होता है। और कहां कहां यूज होता है बेटे? इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कौन सी होती है बेटे? ये धागे वाली जो इंडस्ट्री होती है ना, तो इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपका HCl जो है यूज किया जाता है। और कहां यूज करते हैं इसको? यूज किया जाता है बेटे एज ए ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग के अंदर भी आपका HCl जो होता है वो यूज में लिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जहां से आज तक केमिस्ट्री सब्जेक्ट का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जब ये क्वेश्चन नहीं आया हो, इनफॉर्मेशन ऑफ एक्वारेजिया। क्या बेटे? इनफॉर्मेशन ऑफ एक्वारेजिया। अभी ध्यान से सुनिएगा बेटे, अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो वहां पर कुछ लोग आते हैं जो आपसे कहते हैं कि आपने सोने को चमकवा लो, अपना सोना नया करवा लो, है ना? इस तरीके से आपने सुनी होंगी चीजें। तो वहां पर क्या होता है बेसिकली, जो वो गोल्ड या फिर प्लेटिनम की जो आपकी मेटल होती है या आपका जो आभूषण होता है उसको साफ करने के लिए वो यूज में लाता है किसको? एक्वारेजिया को। क्या होता है एक्वारेजिया? एक्वारेजिया आपका जनरली एक मिक्सचर होता है एसिड का जो कि 3:1 की रेशियो में होता है। यहाँ पर जो एसिड यूज किए जाते हैं वो आपके HCl और HNO3 यूज किए जाते हैं। दोनों ही कंसंट्रेटेड होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ठीक है बेटे? जो 3 वाला पार्ट है वो किसका होता है? HCl का, और 1 पार्ट होता है किसका? HNO3 का। ये क्या करता है बेटे? ये जो गोल्ड की ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको खत्म कर देता है। ठीक है? तो वो लेयर जो होती है वो इसके सॉल्यूशन के अंदर आ जाती है। तो जो सफाई करने वाला होता है वो आपके गहनों पर क्या कर देता है? सफाई कर देता है। और आपका गहना जो होता है वो आपका उसका वेट जो होता है वो कम हो जाता है और सारा का सारा जो सॉल्यूशन के अंदर डिपॉजिट हो जाता है वो आपका लेके वो भाग जाता है। इसलिए कभी भी ऐसा ना करवाएं। अगर आपको ये चीज की नॉलेज नहीं थी तो आज के बाद आपको ये चीज सबको बतानी है कि वहां पर जो गोल्ड या प्लेटिनम का आपका जो ऑर्नामेंट होता है उसकी जो सफाई जो करते हैं वो किसके साथ करते हैं? एक्वारेजिया के साथ। क्वेश्चन सुनिएगा बेटे, क्वेश्चन किस तरीके से आता है। पहला क्वेश्चन बनता है एक्वारेजिया क्या होता है, तो वहां पर आपको पूछता है कि एसिड कौन कौन से होते हैं प्रोपोर्शन के अंदर। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है बेटे रेशियो के ऊपर कि एसिड की रेशियो क्या होती है? 3:1, है ना? तो आपको ध्यान रखना है बेटे, अगर HCl HNO3 दे तो 3:1, लेकिन इन दोनों को अगर आगे पीछे लिख देता है HNO3 फिर HCl लिखता है तो वो ये रेशियो क्या हो जाएगी? 1:3। तो सिंपल सी बात मेरे भाई आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो एसिड होता है HCl जो होता है उसके 3 पार्ट होते हैं और HNO3 जो होता है उसका 1 पार्ट होता है। ठीक है बेटे? तो ये था हमारा पहला एसिड HCl। HCl के बाद हमारा जो सेकंड एसिड होगा, सेकंड एसिड होने वाला है हमारा किंग ऑफ एसिड जिसको बोला जाता है। और किंग ऑफ एसिड कौन बेटे? H2SO4। क्या है बेटे? H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है ये? सल्फ्यूरिक एसिड। अब बात आती है बेटे कहां कहां इसका यूज होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज होता है इसका इन कार बैटरी, कार की जो बैटरीज होती हैं वहां पर आपका ये एसिड जो है काफी यूज में लाया जाता है। उसके अलावा कहां बेटे? किंग ऑफ एसिड भी बोला जाता है क्योंकि इसका यूज जो होता है काफी ज्यादा है। प्लास्टिक के फॉर्मेशन में भी इसका यूज किया जाता है बेटे। ठीक है? इसके अलावा कहां बेटे? जितने भी आपके मान लीजिए फर्टिलाइजर हैं, क्या है बेटे? फर्टिलाइजर्स, तो फर्टिलाइजर्स के फॉर्मेशन में भी इसका यूज
किया जाता है। और कहाँ कहाँ यूज किया जाता है बेटे, पेंट इंडस्ट्री के अंदर भी आपका जो H2SO4 है इसका यूज किया जाता है। और इसके अलावा कहाँ हो सकता है यूज इसका यूज होता है बेटे डिटर्जेंट वगैरह बनाने में। कहाँ बेटे, डिटर्जेंट वगैरह बनाने में। तो आपको ध्यान रखना, बिल्कुल सिंपल सी बात है। H2SO4 का यूज कहाँ होता है, कार की बैटरीज में, प्लास्टिक में, फर्टिलाइजर में, पेंट फॉर्मेशन में और डिटर्जेंट फॉर्मेशन में। ठीक है बेटे, बढ़ते हैं अगले एसिड की तरफ। अगला जो हमारा मिनरल एसिड है वो है बेटे कार्बोनिक एसिड। क्या है, कार्बोनिक एसिड। तो H2CO3 ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी के अंदर स्टमक में मिलता है बेटे। कहाँ मिलता है, स्टमक में। क्या काम होता है इसका यूज होता है बेटे, गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो हमारा एसिड होता है वो कौन सा होता है, ये कार्बोनिक एसिड। क्या होता है, ये कार्बोनिक एसिड वीक नेचर का होता है भैया, है ना, ध्यान रखना। उसके अलावा बेटे जो टैनिंग इंडस्ट्री होती है वहां पर इसका यूज होता है। कहाँ यूज होता है, टैनिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारा एसिड है वो है नाइट्रिक एसिड। क्या है बेटे, नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड के ऊपर भी बात कर लेते हैं। नाइट्रिक एसिड का यूज कहाँ होता है, ये काफी एक्सप्लोसिव नेचर के सब्सटेंसेस बनाने में यूज होता है बेटे, इन एक्सप्लोसिव्स। कहाँ यूज होता है बेटे, इन एक्सप्लोसिव्स। एक्सप्लोसिव मतलब कि जो क्या करते हो, विस्फोट करते हो, जैसे कि TNT। TNT की फुल फॉर्म क्या बेटे, ट्राई नाइट्रो टाउलिन। क्या बेटे, ट्राई नाइट्रो टाउलिन एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जिसके सेंटर में आपकी बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन के ऊपर एक CH3 होता है और यहाँ पर आपके 3 नाइट्रो ग्रुप इस तरीके से अटैच होते हैं। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। और क्या हो सकता है एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, नाइट्रोग्लाइसरीन। क्या होता है बेटे, नाइट्रोग्लाइसरीन। इसको भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है बेटे, तो ये होता है यूज इसका नाइट्रिक एसिड का। अब बढ़ते हैं आगे। लास्ट जो हमारा एसिड है इस कैटेगरी के अंदर वो है हमारा फॉस्फोरिक एसिड। क्या है बेटे, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है बेटे H3PO4। क्या होता है, H3PO4। कहाँ यूज होता है बेटे, ये यूज होता है इन एंटी रस्ट पेंट्स। कहाँ बेटे, इन एंटी रस्ट पेंट्स के अंदर। और कहाँ यूज हो सकता है, ये भी आपका फर्टिलाइजर बनाने के काम आता है। क्या आता है बेटे, फर्टिलाइजर्स के अंदर यूज होता है। फॉर एग्जांपल बेटे अमोनियम फॉस्फेट। क्या, अमोनियम फॉस्फेट। तो एक एग्जांपल आप ये लिख के आ सकते हो, है ना। तो इस तरीके से होते हैं हमारे मिनरल एसिड। अब हम फटाफट से देखते हैं हमारे सेकंड सोर्स के बेसिस पे जो एसिड हमने पढ़ने थे वो थे हमारे ऑर्गेनिक एसिड। क्या है बेटे, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड कौन से एसिड होते हैं, जो हमें ऑब्टेन होते हैं किससे, प्लांट या फिर एनिमल से। किससे बेटे, या तो प्लांट से या फिर एनिमल से। सबसे पहला जो एग्जांपल है बेटे वो है फॉर्मिक एसिड। क्या है, फॉर्मिक एसिड। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटे, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला HCOO। कहाँ मिलता है, काफी इंपॉर्टेंट है। कभी देखा आपने, चींटियां जो होती है एक के पीछे एक चलती है, जब भी उन्हें कभी फूड मिल जाता है तो होता क्या है बेटे, वो एक लाइन में ही क्यों चलती है ना। तो वहां पर एक रीजन है बेटे, जो इनकी स्टिंग होती है उस स्टिंग में से ये फॉर्मिक एसिड को रिलीज कर देती है। तो जिसकी वजह से जो पीछे वाली चींटियां होती है वो उसको सेंस करती हैं और उसके पीछे पीछे चल जाती है, हाँ हाँ खाना मिल गया, खाना मिल गया। तो इस तरीके से करती हैं। इसके अलावा जो मधुमक्खियां होती है, बी होती है आपकी, जो वो 2 तरीके का डांस शो करती है। आपने अगर ध्यान से पढ़ा हो, बायोलॉजी के किसी टीचर ने पढ़ाया हो, वो 2 तरीके का डांस शो करती है, एक राउंड डांस और एक टेल वेगिंग डांस, है ना। वो भी ये बताती है कि फूड आपसे कितनी दूरी पर है। तो वो एक दूसरी मधुमक्खी को ऐसे कान में तो बोलेगी नहीं, है ना, कि आ जाए बहन खाना मिल गया। वो क्या कहते हैं, वो अपने डांस जब करती है ना, वो अपने स्टिंग से क्या रिलीज करती है, फॉर्मिक एसिड। क्या रिलीज करती है, फॉर्मिक एसिड। तो वो दूसरी वाली जो मधुमक्खियां होती हैं वो भी उसको सेंस करके, उसको स्मेल करके उसके पीछे पीछे चली जाती हैं। तो कहाँ मिलता है बेटे, आपको ध्यान रखना है फॉर्मिक एसिड। मैं लिख देता हूं, इन स्टिंग ऑफ ants एंड बीज। ठीक है बेटा। और कहाँ यूज होता है बेटे, इन टैनिंग इंडस्ट्री। कहाँ बेटे, इन
टैनिंग इंडस्ट्री। क्वेश्चन बन सकता है बेटे आपसे, है ना, पूछे अगर वो कौन सा एसिड है, ध्यान रखना पड़ेगा इनऑर्गेनिक पूछ रहा है या ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक पूछे तो कौन था, कार्बोनिक एसिड H2CO3। अगर ऑर्गेनिक पूछता है तो आपको आंसर देना फॉर्मिक एसिड। क्वेश्चन क्या देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन टैनिंग इंडस्ट्री। तो आपको ध्यान रखना है क्या पूछ रहा है, इनऑर्गेनिक एसिड या फिर ऑर्गेनिक एसिड। तो यहाँ पर आपका क्या बना बेटे, ऑर्गेनिक एसिड में कौन होता है यूज, फॉर्मिक एसिड। और सबसे बढ़िया एग्जांपल है बेटे, इसका यूज किया जाता है मेडिसिन के अंदर। किसमें बेटे, मेडिसिन में। एक बीमारी होती है बेटे गोट, क्या होती है, गोट। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए जो एसिड यूज किया जाता है वो हमारा क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। गोट कौन सी होती है बेटे, गठिया, है ना, गठिया रोग सुना होगा आपने। तो उसके ट्रीटमेंट में हमारा यूज कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। तो पहला ऑर्गेनिक एसिड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं हम सेकंड ऑर्गेनिक एसिड, एसिटिक एसिड। किसकी तरफ बढ़ते हैं बेटे, एसिटिक एसिड की तरफ। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या बेटे, CH3COOH। क्या बेटे, CH3COOH। कहाँ मिलता है बेटे, इन विनेगर। विनेगर क्या होता है बेटे, सिरका। चाउमीन खाते होगे, है ना, तो चाउमीन जब खाते होगे देखा होगा वो कुछ ना कुछ वहां पर एक सब्सटेंस एक बोतल में से हिला के कुछ डालता है, तो वो कुछ नहीं करता, वो विनेगर ऐड करता है बेटे, है ना। तो विनेगर में कौन होता है, एसिटिक एसिड। कौन होता है बेटे, एसिटिक एसिड। और कहाँ यूज होता है, इन डाइज एंड परफ्यूम्स। तो डाइज और परफ्यूम्स के अंदर भी आपका ये वाला एसिड प्रेजेंट होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले एसिड की तरफ। दो एसिड कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा जो हमारा एसिड है बेटे वो है सिट्रिक एसिड। क्या है, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कहाँ मिलता है बेटे, इन सिट्रस फ्रूट। कहाँ बेटे, सिट्रस फ्रूट। एक फैमिली होती है फ्रूट्स की, सिट्रस, जिसके अंदर क्या होता है, लगभग आपके जितने भी खट्टे टेस्ट के फ्रूट होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया। तो आज के बाद जब भी कोई तुमसे पूछे ऑरेंज, तो आज के बाद कोई तुमसे पूछे कि जो लेमन होता है या ऑरेंज होता है इसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो आंसर क्या करके आओगे बेटे, सिट्रस एसिड। कौन सा करके आओगे, सिट्रस एसिड। तो उसके बाद अगला जो हमारा एसिड है, काफी अच्छे से जान गए हो आपको, उसका जो नाम है वो है लैक्टिक एसिड। क्या है बेटे, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है बेटे, ये मिल्क के अंदर आपका क्या करता है, इसके सोरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो लैक्टिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोरिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। तो ये चीज आपको मैं बता चुका था काफी डिटेल में, जब मैंने पहला लेक्चर बताया था आपको तो काफी अच्छे से बात की थी, तो इस पर आज ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। लास्ट जो हमारा एसिड है वो है बेटे टारटेरिक एसिड। क्या बेटे, टारटेरिक एसिड। टारटेरिक एसिड कैसे याद रखोगे बेटे, आपने वो गाना सुना है, इमली का बूटा बेरी के बेर, इमली खट्टी मीठे बेर। तो टारटेरिक एसिड जो होता है वो टैमेरिंड के अंदर होता है। टैमेरिंड क्या होती है बेटे, इमली। तो पहले वाले जो गाने बनते थे उसका कुछ ना कुछ मतलब हुआ करता था, है ना। तो इमली के अंदर कौन सा एसिड होता है, टारटेरिक एसिड। कौन सा होता है बेटे, टारटेरिक एसिड, है ना। हाँ, तो गाना कौन सा था, इमली का बूटा बेरी के बेर, इमली खट्टी मीठे बेर, है ना। इमली खट्टी क्यों होती है, तो अब तुम बता सकते हो उन दोनों को कि उसके अंदर भैया टारटेरिक एसिड होता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी बेटे, ये क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। अब हम बढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी के ऊपर। किसके ऊपर बढ़ते हैं बेटे, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। तो सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। ठीक है बेटा, ध्यान रखोगे। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितनी भी क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्लासिफिकेशन है वो ये वाली है बेटे। ठीक है, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। सबसे पहले आप टर्म को समझिएगा, बेसिसिटी क्या होती है। तो बेसिसिटी जो टर्म होती है हमेशा एसिड के लिए यूज करते हैं, एसिडिटी जो टर्म होगी वो हमेशा बेस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी एसिड एक्वा सॉल्यूशन में जाने के बाद कितने H+ आयन रिलीज करता है, यानी कि उसके पास कितने H+ आयन है जिनको वो डोनेट कर सकता हो, वो उसकी क्या कहलाती है, बेसिसिटी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, बेसिसिटी कैन बी डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ H+ आयन गिवन बाय एनी एसिड। ठीक है,
तो यहाँ पर आप बेसिसिटी के बेसिस पे अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूँ, एसिड जो होते हैं हमारे 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बेटे? 3 टाइप के। सबसे पहले मोनोबेसिक, इस तरीके से नहीं, कुछ अलग तरीके से लिखते हैं क्योंकि एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। तो 3 टाइप के होते हैं बेटे। सबसे पहला मोनोबेसिक, क्या होता है बेटे? मोनोबेसिक एसिड। उसके बाद सेकंड होता है डाइबेसिक एसिड। क्या होता है? डाइबेसिक एसिड। और तीसरा जो हमारा टाइप है वो है ट्राइबेसिक एसिड। नाम से ही पता लग गया होगा बेटे, मोनो मतलब कि एक, डाई मतलब कि दो, ट्राई मतलब कि 3। तो यहाँ पर मोनोबेसिक एसिड वो एसिड होंगे जिनके पास एक H+ आयन जरूर होगा, जो कि एक सॉल्यूशन में डालने के बाद वो उसको रिलीज कर देते हैं। और यहाँ पर डाइबेसिक में क्या होगा बेटे? 2 H+ आयन। ट्राइबेसिक में क्या होंगे? 3 H+ आयन। तो फटाफट से एग्जांपल देख लेते हैं मोनोबेसिक एसिड के एग्जांपल बेटे। HCl, HNO3। ध्यान रखना बेटे, है ना, ये सब क्या बता रहे हैं, इनके पास रिलीज करने के लिए कितने H+ आयन है? कितने है बेटे? फटाफट बोलो। 1। तो इसके अलावा और कौन से हो सकता है बेटे? HBr, HF, HI। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। किन्हीं भी 2-3 के नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और कौन सा हो सकता है? फॉर्मिक एसिड, अभी पढ़ा था फॉर्मिक एसिड। और क्या हो सकता है? CH3COOH। क्या हो सकता है? एसिटिक एसिड भी आपका क्या है? मोनोबेसिक एसिड है। ठीक है, होता क्या है देखो जरा, एक्वस सॉल्यूशन में HCl गया, HCl जाने के बाद क्या कर देगा? अपना H+ आयन इसको दे देगा और यहाँ पर H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्सोनियम आयन प्लस Cl- बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से बाकी के सारे एसिड भी बिहेव करते हैं। एसिटिक एसिड क्या करता है? एसिटिक एसिड आपका थोड़ा सा वीक एसिड होता है, तो वीक एसिड पर भी चर्चा करेंगे थोड़ी सी देर के अंदर। यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाता है एक्वस सॉल्यूशन में जाने पर CH3COO- प्लस H+ आयन के अंदर। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, तो आप लोगों को कोई पूछे मोनोबेसिक एसिड क्या होता है तो आपको बताना है मोनोबेसिक एसिड वो एसिड होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद अपना H+ आयन जो है वो रिलीज कर देते हैं। तो इनके नंबर ऑफ H+ आयन के बेसिस पे एसिड जो होता है वो कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है, मोनोबेसिक, डाइबेसिक और ट्राइबेसिक। उसके बाद हम बढ़ते हैं बेटे डाइबेसिक एसिड की तरफ। तो डाइबेसिक जो एसिड होते हैं इसके एग्जांपल क्या है बेटे? H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, उसके बाद H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और सबसे इंपॉर्टेंट बेटे ऑक्जेलिक एसिड। क्या? ऑक्जेलिक एसिड। क्या होता है ऑक्जेलिक एसिड? इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बना के मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था, है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं किस तरीके से क्या होगा। आप लोगों को पता है बेटे, यहाँ पर मैं एक बार रब कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए रिएक्शन किस तरीके से होती है। H2SO4 को जैसे ही मैंने एक्वस सॉल्यूशन में डालते ही क्या करेगा? एक H+ आयन आपका रिलीज कर देगा किसके अंदर? एक्वस सॉल्यूशन में। और यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है ये HSO4- यानी कि बाई सल्फेट आयन के अंदर। ठीक है, ध्यान रखोगे। उसके बाद ये जो HSO4- आयन होता है, ये HSO4 आयन जो होगा ये फिर से वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और दोबारा से ये क्या रिलीज करेगा बेटे? H+ आयन। तो यहाँ पर हाइड्रोक्सोनियम आयन बनेगा और यहाँ पर आपका सल्फेट आयन बन जाता है। यानी कि ध्यान रखना बेटे, ऐसा नहीं है कि कोई एसिड एकदम से अपने जितने भी H+ आयन है वो डोनेट कर देगा। वो क्या करेगा? 1 by 1 उनको डोनेट करता चलेगा। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो यहाँ पर देखिएगा कितने H+ आयन कितने स्टेप में बेटे? 2 स्टेप में, है ना। स्टेप को ध्यान रखना। उसके बाद बढ़ते हैं बेटे ट्राइबेसिक एसिड की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं? ट्राइबेसिक। सिंपल सी बात है बेटा, जिसके पास क्या होंगे? 3 H+ आयन होंगे। सबसे बड़ी एग्जांपल क्या? फॉस्फोरिक एसिड। क्या है बेटे? फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी? 3। कैसे बेटे? वही यहाँ पर क्या करेंगे? 3 स्टेप हो जाएंगे। तो ये 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से क्या करेगा? रिएक्ट करेगा और यहाँ पर क्या कर देगा? आपका 3 बन जाएगा H3O+ प्लस फॉस्फेट आयन आपका एक्वस सॉल्यूशन में बच जाता है। तो इस तरीके की रिएक्शन होगी। अभी मैंने एक स्टेप में लिख दिया, लेकिन कितने स्टेप में होने वाली रिएक्शन? 3 स्टेप में। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितनी बार आया है देखिएगा ध्यान से, बहुत बार पूछा जाता है। आपको इन 3 की जो बेसिसिटी होती है वो बिल्कुल ध्यान रखनी है। आप चाहे रटो चाहे समझो, समझा मैं पहले वाले लेक्चरों में चुका हूं, यहाँ पर सिर्फ ध्यान रखना। तो H3PO4 जो होता है इसकी जो बेसिसिटी होती है वो कितनी देखी हमने? 3। और यहाँ पर H3PO3 जो होगा उसकी कितनी होगी बेटे? 2। और ये H3PO2 जो होगा इसकी बेसिसिटी क्या होगी? 1।
ये क्या होता है, फोस्फोरिक एसिड, ये आपका फोस्फोरस एसिड और ये आपका हाइपोफोस्फोरस एसिड। तो मैं लिख देता हूं, ये आपका क्या है, फोस्फोरिक एसिड, ये आपका क्या है, फोस्फोरस एसिड, और ये क्या है आपका हाइपोफोस्फोरस एसिड। इन सब के मतलब मैं बता चुका हूं आपको पहले चैप्टर के अंदर, है ना, अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं उन चीजों को कि जो इक एसिड होता है उसके अंदर जो सेंट्रल एटम होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है, उसके बाद फोस्फोरस में कम होती है। अगर दो से ज्यादा आपके बनते हैं तो फिर हाइपो क्या होता है, सबसे लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए यूज किया जाता है। याद रखने का तरीका क्या है, याद रखने का तरीका ये बेटे, देखो हाइड्रोजन तो तीनों में ही 3 दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो बॉन्डिंग होती है वो आपकी कुछ अलग तरीके से होती है, इसलिए मैं यहाँ पर काफी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ आपको बेसिसिटी ध्यान रखनी है। अगर यहाँ पर 4 है तो आंसर क्या जाएगा 3, अगर यहाँ पर 3 है तो आंसर क्या जाएगा 2, अगर यहाँ पर 2 है तो आंसर क्या जाएगा 1। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हो। चलिए दूसरी क्लासिफिकेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, आप वीडियो को पॉज करते रहिए और नोट करते रहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरी क्लासिफिकेशन के ऊपर। छोटा सा हमारा एक क्लासिफिकेशन रहने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, यानी कि स्ट्रेंथ के बेसिस पर हम लोग कैसे बता पाएंगे कि कौन सा एसिड किस टाइप का है। तो ध्यान रखिएगा बेटे, स्ट्रेंथ के बेसिस पे एसिड जो होते हैं ये हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक हमारा होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा हमारा होता है वीक एसिड। अब दोनों में डिफरेंस क्या बेटे, जैसे ही एक्वा सॉल्यूशन में मैं डालता हूं किसी भी एसिड को, अगर जो मेरा एसिड कंप्लीटली डिसोशिएट हो गया, क्या हो गया बेटे, कंप्लीटली डिसोशिएट बोल दीजिए, या फिर आप बोल सकते हो कंप्लीटली क्या हो जाए बेटे, आयनाइज हो जाए। तो आप बोल दीजिए कंप्लीट क्या हो उसका आयनाइजेशन, तो ऐसा एसिड मेरा क्या कहलाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। जबकि वीक एसिड वो एसिड होते हैं जिनका क्या होता है, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन, या फिर जिनका आयनाइजेशन जो होगा वो इनकम्प्लीट होगा। क्या होगा बेटे, इनकम्प्लीट होगा। तो वीक एसिड मेरे क्या होते हैं, जिनका इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है एक्वा सॉल्यूशन में जाने पर, या फिर इनकम्प्लीट आयनाइजेशन होता है। ध्यान रखोगे बेटे, है ना, बिल्कुल ध्यान से रखनी है, एक एक चीजें काफी डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो HCl होता है, HCl को जैसे ही मैं एक्वा सॉल्यूशन में डालता हूँ, वाटर से जैसी रिएक्शन कराती है, क्या बनता है बेटे हमारा हाइड्रोक्सोनियम आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन, और यहाँ पर Cl- आयन, यानी कि देखने पे पता लगा HCl जो है ये हमारा कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है किसके अंदर, H+ आयन के अंदर और Cl- आयन के अंदर। ठीक ऐसे ही H2SO4 होता है, HNO3 होता है। तो ये सारे के सारे एसिड हमारे किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर। वीक एसिड की अगर मैं बात करूं, कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन 100% से कम होता है, इनका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होता है काफी हद तक कंप्लीट होता है, यानी कि आप बोल सकते हो 100% आयनाइजेशन होता है स्ट्रॉन्ग एसिड का। वीक एसिड का आयनाइजेशन लेस देन 100% होता है। एग्जाम्पल के लिए बेटे आप ले सकते हो एसिटिक एसिड को। एसिटिक एसिड को जब जैसे ही मैं एक्वा सॉल्यूशन में डालता हूं तो एक्वा सॉल्यूशन में जाने पर ये डिसोशिएट होता है एसीटेट आयन के अंदर और H+ आयन के अंदर, यानी कि कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, कंप्लीटली आयनाइज नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आप स्ट्रेंथ के बेसिस पे ध्यान रख सकते हो एसिड को, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और वीक एसिड होता है। तो लास्ट हमारी जो क्लासिफिकेशन है बची है वो भी कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट से। लास्ट जो क्राइटेरिया है बेटे वो है on the basis of कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, यानी कि कंसंट्रेशन के बेसिस पर हम लोग एसिड को कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। यहाँ पर जो कैटेगरी बनती है बेटे वो हमारी बनती है कंसंट्रेशन के बेसिस पे। एसिड जो होता है 2 टाइप का होता है, एक हमारा कंसंट्रेटेड एसिड होता है और दूसरा हमारा डाइल्यूट एसिड होता है। क्या होता है बेटे, कंसंट्रेटेड एसिड होता है और दूसरा हमारा डाइल्यूट एसिड होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, कंसंट्रेटेड एसिड वो एसिड होते हैं जिसके अंदर जो वाटर का अमाउंट होता है वो कम होता है। तो लेस अमाउंट ऑफ वाटर जो होगा वो किसके अंदर होगा बेटे, कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर, यानी कि एसिड ज्यादा वाटर कम। और डाइल्यूट एसिड वो एसिड होते हैं जिसके अंदर जो अमाउंट होता है वाटर का वो ज्यादा होता है, तो मोर अमाउंट ऑफ
वाटर। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हो कि कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर वाटर का अमाउंट कम होता है और डाइल्यूट एसिड के अंदर वाटर का अमाउंट ज्यादा होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे कि किसी भी एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है वो किस चीज पर डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है बेटे कि अगर आपने ज्यादा एसिड ले लिया तो इसका मतलब ये है कि उसकी स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा है। तो आप लोगों को ध्यान रखनी है छोटी सी लेकिन काफी इंपॉर्टेंट बात, जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड होती है वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस के ऊपर। किसके ऊपर बेटे? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन के ऊपर। यानी कि जिस एसिड के अंदर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उस एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटे आपका एनटीएससी ओलंपियाड के लिए, है ना। ऐसा नहीं है कि ज्यादा अमाउंट में एसिड ले लिया तो मतलब उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। ज्यादा स्ट्रेंथ से मतलब क्या बेटे कि उसके अंदर H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना, 4 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक छोटी सी बात और पूछ सकता है बेटे आपसे, कोई भी अगर मान लीजिए आपका वाइवा वगैरह लेने आता है तो आपसे पूछ सकता है कि एसिड में पानी डाला जाता है या पानी में एसिड डाला जाता है। तो इस चीज को जरा समझिएगा बेटे, एसिड और वाटर की जब रिएक्शन होती है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जिसके अंदर हीट इवॉल्व होती है। तो आप लोगों को आंसर करके आना है, हमेशा पानी को नीचे लेते हैं और एसिड को ऊपर से डालते हैं। यानी कि पानी में एसिड डाला जाता है ना कि एसिड में पानी। क्योंकि अगर आपने एसिड में पानी डाला तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होने की वजह से एसिड आपका बम्प हो सकता है और आपके फेस पर भी आ सकता है। ठीक है बेटा, ध्यान रखोगे। तो ये था आपका आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।